जल कम तथा वायु अधिक हो उनको जंगल बोलते थे। पानी की तो कमी हो, वायु बहुत तेज गति के साथ चलती हो, वो जंगल क्षेत्र हुआ करते थे। महाभारत तक में इसके नाम आते हैं। तो वास्तव में और मैं अच्छा सा बताऊं तो ये जंगल है। किस इलाके में कुछ होता तो था नहीं, बियावान इलाका पड़ा हुआ था, इसलिए जंगल प्रदेश कहते थे। और अपने पुरानी जो किताबें वगैरह मिलती है उसमें जंगल का ही नाम शायद जंगल से जंगल बना होगा, इस वजह से वो नाम वहां पर आने लगे, जंगल था। तो बाद में बीकानेर के जो राजा थे, मैं आगे एक राजा पढ़ाऊंगा आपको, करण सिंह, उन करण सिंह ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम ही था जंगलधर बादशाह। तो वास्तव में वो जंगलधर बादशाह नहीं है, वो जंगलधर बादशाही है। अपनी किताबों में अपने लिख देते हैं उसको, जंगलधर भी लिख देते हैं, अपने नोट्स के अंदर भी लिख देते हैं, मैं भी बोल जाता हूं उसको, पर एग्जैक्टली वो उपाधि जो लिखी हुई है वो ये है, जंगलधर बादशाह। तो जंगल, जंगल शब्द है, धर मतलब धरती, एक तरीके से जंगल वाली धरती थी अपने आप में, तो जंगलादेश नाम पड़ गया। कहते हैं महाभारत में इसके नाम मिलते हैं, तो कई जगह तो राज्यों के एक साथ नाम लिखे हुए, जो भी पड़ोसी राज्य हुआ करते थे उनके एक साथ नाम लिख दिया करते थे। मध्य प्रदेश, पंजाब वाला जो इलाका हुआ करता था इसको मध्य प्रदेश बोलते थे, और मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी माद्री। नकुल और सहदेव की जो मम्मी थी माद्री, तो वो मध्य प्रदेश की थी, पंजाब की राजकुमारी थी। तो उस पंजाब वाले इलाके से जंगल प्रदेश की सीमा लगती थी, इसलिए महाभारत में कई जगह नाम लिखा हुआ मिल जाता है उसका, माद्री जंगला, या दूसरी जो भी पुरानी किताबें उनमें से नाम मिल जाते हैं। यही हो सकता है कि कुरु वाला जो प्रदेश रहा वहां तक भी इसकी कोई सीमा लगती हो, इसलिए इसका एक नाम और मिल जाता है, कुरु जंगला। तो दोनों प्रकार के नाम मिल जाते हैं। इवन यहां तक मिलता है उन पुरानी किताबों में कि ये जो जंगल देश था इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, जब पुराना कभी जंगल देश था, बीकानेर बनने के बाद नहीं, बीकानेर से पहले जब ये जंगल वाला इलाका हुआ करता था, तो यहाँ की जो अहिछत्रपुर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। तो ये भी याद रखना कि जो जंगल देश बीकानेर बसने से पहले जब ये कभी इलाका था, पौराणिक काल में, जब कोई महाभारत काल के अंदर जब ये इलाका यहाँ पर हुआ करता था, तब इसकी राजधानी का काम कौन सा हुआ करता था, तो अहिछत्रपुर। तो फिर हमारे दिमाग में है कि अहिछत्रपुर कौन सा इलाका है, किस इलाके को हम अहिछत्रपुर कहेंगे, तो हम कहते हैं कि आज का जो नागौर, हम कहते हैं हमारे नागौर का जो प्राचीन नाम था ये अहिछत्रपुर है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे जब भी मैं इसके अंदर घुसता हूँ तो मुझे लगता है यार देखिए कितनी जोरदार सी बात है। अक्सर जब हम कोई कहते हैं कि नागौर का नाम नागौर क्यों है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नाग वंश के लोगों का अधिकार रहा होगा, इसलिए इसका नाम नागौर है। अब वो नाग वंश के राजा कौन थे, कहां गए, इसके बारे में अपने पास में ज्यादा जानकारियां नहीं है, इसी वजह से रहा होगा। इवन यहां तक कि कुंभा की जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वगैरह ये मिलती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो मिलती है, इनमें तो नागौर का नाम ही लिखा हुआ है नागपुर। और लगता है कि यार हाँ नागपुर ही लिख रखा है, उन्होंने तो नागौर लिखा ही नहीं है, नागपुर से धीरे धीरे होता होता नागौर हो गया होगा। पर मैं एक बड़ी जोरदार बात बताऊं, हम कहते हैं कि नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ये दोनों नाम समानांतर ही रहे होंगे, उसी टाइम इसको अहिछत्रपुर भी बोलते होंगे, उसी टाइम इसको नागौर भी बोलते होंगे। धीरे धीरे लोगों में अहिछत्रपुर नाम इतना पॉपुलर नहीं रहा होगा और नागौर नाम ज्यादा पॉपुलर हो गया होगा। क्योंकि यदि आप हिंदी जानते हो तो आप जानेंगे कि अहि का मतलब सांप होता है, नाग का मतलब भी सांप है, ये पर्यायवाची है दोनों। और ऐसे पुराने काल में से खूब सारे नाम मिलते हैं जो यूं आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे, जैसे हस्तिनापुर, हस्ती का मतलब होता है हाथी, खूब सारी जगह उसका नाम गजपुर मिल जाता है, गज का मतलब भी हाथी होता है, उसका नाम भी कई जगह नागपुर मिल जाता है, क्योंकि नाग का मतलब भी हाथी होता है। तो लेखक कई बार यूं पर्यायवाची से भी उसका नाम बना के ले लिया करता था। तो अहि का मतलब भी सांप होता है, नाग का मतलब भी सांप होता है, तो नागौर कहो अहिछत्रपुर कहो एक ही रहे होंगे। पर चूंकि अब अपने पॉपुलर टर्म यह है कि हमारे नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर हुआ करता था, हम इसको मान लेते हैं कि ऐसा रहा होगा, अहिछत्रपुर रहा होगा। ये वाली बात थोड़ी सी, और मैं थोड़ी सी कहानी की बात बताऊं आपको। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद में जब पांडवों को राज्य मिल गया था, तो राजा किसको बनाया जाए, तो अर्जुन के जो पोते थे उनको यहाँ पे राजा बाद में घोषित किया गया था। पांडव संन्यास धारण कर लेते हैं, और अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, अभिमन्यु को चक्रव्यूह के दौरान मार दिया गया था। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, राजकुमारी उत्तरा, जो हमारे विराटनगर की राजकुमारी हुआ करती थी। आगे जब मैं मत्स्य जनपद पढ़ाऊंगा तब आपको विराटनगर की और अधिक बातें बताऊंगा। जब पांडवों ने अपना यहाँ पे अज्ञातवास काटा था, उस समय यहाँ राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ में अभिमन्यु की शादी हुई थी। ऐसा और कहा जाता है कि अश्वत्थामा उस दिन राजकुमारी उत्तरा के गर्भ में बेटा था, उस बेटे को भी मारना चाहता था और पांडवों का पूरा बीज समाप्त करना चाहता था वो, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस बच्चे को बचा लिया, उस गर्भ को बचा लिया, अश्वत्थामा मारा गया। और कालांतर में राजकुमारी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित, राजकुमार परीक्षित का जन्म होता है। कालांतर में राजकुमार परीक्षित राजा बनते हैं पांडवों की तरफ से। हमारी और पौराणिक कहानियां कहती है कि राजा परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने आकर डस लिया था। तक्षक नामक सांप आकर उनको डस लेता है और इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका जो बेटा था बाद में अपने पिता की मौत का बदला लेता है तथा वो सभी नागों को इकट्ठा करता है और सभी नागों को इकट्ठा करके यज्ञ के अंदर उनको जला देता है। ऐसी कहानी हम पौराणिक कहानी एक पढ़ते हैं।
कि पांडवों के राजा परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने डस लिया तथा परीक्षित के बेटे जनमेजय ने बाद में एक यज्ञ किया और उसमें सभी सांपों को जलाकर मार डाला। और छोर तो उस कहानी का मिलता नहीं, पर जब मैं इसको जोड़ता हूं ढंग से तब मुझे लगता है कि यार पौराणिक कहानियों में ज्यादातर जो बातें हैं वो संकेतों के माध्यम से बताई गई है, सिंबल के माध्यम से बताई गई है। ऐसा हो सकता है कि तक्षक नाम का कोई नागवंश का राजा रहा हो जिसने परीक्षित को मार दिया हो, तथा कालांतर में जनमेजय ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पहले यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद में युद्ध करने के लिए निकला और उसने तक्षक के जो भी नागवंश के बाकी लोग थे उनको मार दिया होगा, युद्ध हुआ होगा, युद्ध के अंदर उनको मार के अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया होगा। डेगाना के पास में एक पहाड़ी है, नागौर में डेगाना के पास में एक पहाड़ी है जहां पर एक मंदिर बना हुआ है जिसको लोग लोकल भाषा में जाना जी का मंदिर बोलते हैं। यदि थोड़ा सा इतिहास का विद्यार्थी होगा, जानने वाला होगा, तो बताएगा कि वो जो जाना जी की पहाड़ी बनी हुई है वो वास्तव में जनमेजय के नाम पर है। हमसे जनमेजय नाम बोला नहीं गया, इसलिए हमने उनको जाना जी बोलना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जनमेजय के कोढ़ हो गई थी, तो अंतिम समय में यहां पर उस डेगाना के पास की पहाड़ी पर रहे थे, कुंड वगैरह बना हुआ है पास में जहां पर उनकी कोढ़ जड़ी थी, कुष्ठ रोग हो गया था। जनमेजय नागौर आए थे। हम फिर कहते हैं यहां पे नागवंश के लोगों का अधिकार रहा था। चीजें जुड़ी कुछ आपके दिमाग में? मैं और चीजों को आगे लेके जाता हूं, आप जोड़ना, अपने हिसाब से जोड़ना इनको। जब हिस्ट्री रिटन एविडेंस के अंदर मिलने लगती है, पौराणिक कहानियों से निकलकर जब थोड़े बहुत अपने को सिक्के वगैरह के माध्यम से, अभिलेखों वगैरह के माध्यम से जब रिटन एविडेंस मिलने लगते हैं, तब एक बात फिर आती है कि नागौर में टाक राजपूतों का अधिकार था। कालांतर में उन टाक राजपूतों में से अधिकतर ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तथा वे मुसलमान बन गए थे। और गुजरात की जो पालनपुर रियासत है वो इन टाक राजपूतों की थी जो बाद में मुसलमान बन गए थे, और उन्हीं में से बाद में गुजरात के अंदर नवाब वगैरह और बनने लगे थे। मैंने आपको बीच में कई बार बताया होगा कि नागौर और गुजरात वालों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो था, इसलिए अक्सर नागौर वाले मुसलमानों को बचाने के लिए गुजरात वाले आया करते थे। सांगा और कुंभा की दोनों लड़ाइयों में नागौर और गुजरात का कनेक्शन देखने को मिलता है। मैं जब इस टाक नाम को देखता हूं तब मुझे और लगता है कि ये यही है, ये इस तक्षक से ही टाक बना है। हालांकि मैं कभी इस पूरी कहानी को ढंग से नहीं जोड़ पाया, मुझे यत्र तत्र से जितने भी कोई चीजें मिली उनसे मुझे इतना पता चला, पर मेरी इस विषय में गहरी रुचि है। मैं चाहता हूं कि कभी मैं इस पर बहुत अच्छा सा रिसर्च करके मैं बता पाऊं कि हमारे नागौर का ऐसा नाम क्यों है तथा वे राजा कौन थे, किधर कहां चले गए। आप सोचना, आपको यदि कोई बात पता हो तो इस विषय में मुझे और बताना। आप अब की बात, अपने सब्जेक्ट की बात यदि मैं वापस यहां पर करूं तो जंगल देश बीकानेर वाला इलाका जो हुआ करता था, बीकानेर राज्य का दक्षिणी भाग और बीकानेर पूरा और उसके दक्षिण में लगता हुआ जोधपुर का जो उत्तरी भाग था, इसको मिला के जंगल देश बोलते थे। जंगल है एक तरीके से, जहां पर जल की कमी तथा वायु की प्रबलता हो उस क्षेत्र को जंगल देश कहा जाता था। इसकी जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर बताई गई है। अहिछत्रपुर को जब हम आज के रेफरेंस में देखते हैं तो वह नागौर निकलता है। अहि का मतलब भी सांप होता है, नाग का मतलब भी सांप होता है। इस तुलना को लेते हुए मैंने थोड़ी इधर उधर की दूसरी बातें बता दी थी आपको। समझ में आए तो सुन लेना, नहीं समझ में आए तो आपके पास में एक बटन है, आगे ले जाकर आप देख सकते हो। एक बीकानेर का प्राचीन नाम मिलता है राती घाटी। हमारी लैंग्वेज में, हमारी राजस्थानी लैंग्वेज में रातो रातो मतलब लाल, रेड जो कलर होता है उसको हम लाल बोलते हैं। कहते हैं बीकानेर वाला जो जहां बीकानेर बसा हुआ है उसके आसपास की जो जमीन थी वहां की जो मिट्टी थी बजरी जैसी थी। बजरी होती है अपने लाल लाल रंग की सी जो बजरी होती है, तो बजरी जैसी मिट्टी थी, इसलिए वो लाल की वजह से राती राती बोलने लगे वहां पे, तो जगह का नाम राती घाटी पड़ गया वहां पे। तो कोई पूछे कि प्राचीन काल में राती घाटी किसको कहते थे? बीकानेर। ये तो जब बीकानेर बसा था उसके बाद में भी राती घाटी बोला करते थे इस इलाके को। और जंगल देश तो बहुत पुराना नाम है, जंगल देश कहते थे। और इस जंगल देश की वजह से कालांतर में कर्ण सिंह नाम के राजा ने उपाधि धारण की जंगलधर बादशाह, तो उस उपाधि का नाम ये जंगलधर बादशाह। ये बीकानेर का बाद में राजचिन्ह ही बन गया था तथा बीकानेर में जितने राजा बने थे वो इस राजचिन्ह का प्रयोग किया करते थे। एक तो ये बात आपने।